तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों हम अपनी सीरीज में देख रहे थे लूसेंट की वीडियो को, जिसमें कि हमारा आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। क्योंकि इससे पहले की वीडियोज में हमने देख लिया था, अ, हमने मगध साम्राज्य और सिकंदर तक के वीडियो देख लिए थे। आज हम मौर्य साम्राज्य की शुरुआत करेंगे और इस वीडियो में हम कंप्लीट मौर्य साम्राज्य को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है कि मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जैसा कि आप सबको ज्ञात है। अगला पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी नहीं ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है कि घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना था। तो क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था, तो वो चाणक्य था, बल्कि राजा कौन था, स्वयं चंद्रगुप्त था। अगला क्वेश्चन है कि चाणक्य, जिसके के अन्य नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूछा जा सकता है कि विष्णुगुप्त या कौटिल्य किसके नाम है, तो वो चाणक्य के नाम है। इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक थी वो थी अर्थशास्त्र। ये भी सवाल पूछा गया। और इसका संबंध किससे था, वो राजनीति से था। क्योंकि आप यहाँ से ये याद रखें कि अर्थशास्त्र से इसका संबंध ये नहीं कि ये उस समय की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था को दिखा रही थी, बल्कि ये पुस्तक विशुद्ध रूप से राजनीति को बता रही थी। ठीक है, तो ये राजनीति शास्त्र से इसका संबंध था, किसका, अर्थशास्त्र का। अगला पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। इसका जन्म कब हुआ था, 345 ईसा पूर्व में, अभी हमने ऊपर देखा। और चंद्रगुप्त जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, आप याद रखेंगे अशोक जो था और बिंदुसार जो चंद्रगुप्त का पुत्र होगा, और बिंदुसार चंद्रगुप्त का जो पौत्र होगा अशोक, वो दोनों बौद्ध धर्म को मानते थे। लेकिन चंद्रगुप्त जो था और इसने जैन धर्म को अपनाया था। अगला पॉइंट है कि चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। आपको याद रखना, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में क्या, एक बहुत सारी एक जैन बाहुबली जैन स्थान है, बाहुबली की प्रतिमा है खूब सारी बड़ी सी। वहीं पे श्रवण बेलगोला में, वहीं पे इन्होंने संथाला ले लिया था। संथाला जैन धर्म में शरीर त्याग करने की एक विधि होती, जिसमें व्यक्ति खाना पीना सब छोड़ देता है, एक जगह पर बैठ जाता है और अंत में भूख प्यास से तड़प तड़प के उसकी मृत्यु हो जाती। तो आप उसको संथाला कहते हैं। और आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण इसी संथाला पद्धति से दिए थे। खैर, अगले पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं कि चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ये कौन था, ये सिकंदर का सेनापति था। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। किससे किया था, कार्नेलिया का शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार और हेरात तथा मकरान चंद्रगुप्त को दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आ सकता है, आप इसको याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन गुरु से शिक्षा ली थी, तो वो भद्रबाहु से ली थी। ठीक है, भद्रबाहु से ली थी। अगला क्वेश्चन है कि मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। आपको याद रखना, मेगस्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। अगला पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन क्या कहलाता है, सॉरी, इसका वर्णन किसने किया, तो इसका वर्णन एपियानस ने किया। एपियानस कहाँ का था, यूनान का ही था। अगला पॉइंट है कि प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। ऐसा कौन कहता है, प्लूटार्क कहता है। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवण के बेलगोला में उपवास या जिसको संथाला कहते हैं उसके द्वारा हुई थी। तो ये हमने मौर्य राजवंश में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। और बिंदुसार में पहला पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। क्यों, क्योंकि 298 में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। अगला पॉइंट है कि अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता था। तो क्वेश्चन ये आएगा कि अमित्रघात किसका नाम था, तो अमित्रघात बिंदुसार का नाम था। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक, जो शत्रु का नाश करने वाला होता है। और बिंदुसार आपको याद रखना है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था प्रारंभ में। ठीक है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, ऐसे सवाल बनते हैं, तो वो मक्खली गोसाल थे। और आजीवक संप्रदाय क्या कहता है, आपको याद रखना, मैं बता दूं, आजीवक संप्रदाय नियतिवादी होते हैं। ये इनके अनुसार ये मानते हैं
कि इस दुनिया में जो कुछ भी है सब पहले से नियत अर्थात तय कर दिया गया है, सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा ना कि होय है वही जो राम रच रखा, ये लोग उसी लाइन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखेंगे। और इसका अनुयायी कौन था? बिंदुसार था। अगला पॉइंट है कि वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिशार कहा गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया, और दूसरा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बिंदुसार को भद्रसार या वारिशार कहाँ कहा गया, तो ऐसा वायु पुराण में कहा गया है। ठीक है, तो हमारे पुराण कितने हैं? 18 पुराण है, उसमें एक वायु पुराण में इसका जिक्र है। अगला पॉइंट है कि स्ट्रबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटीओकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। इसे ही मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसे कि डायमेकस किसके दरबार में आया था, तो डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखते हैं कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। क्वेश्चन आएगा कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया, तो वो सिंहसेन कहा गया। अगला पॉइंट है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। ठीक है, और अगला पॉइंट है कि एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं बौद्ध दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से सवाल कई बार बने हैं कि एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया का जो शासक था एंटियोकस, वहाँ से इसने मदिरा मांगी थी, सूखे अंजीर मांगे थे और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ से उसने मदिरा भी भिजवा दी थी, सूखे अंजीर भी भिजवाए थे, लेकिन उसने दार्शनिक नहीं भिजवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध विद्वान तारानाथ के ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। तो बिंदुसार 16 राज्यों का मतलब यहाँ पे उस समय जो 16 महाजनपद थे उसकी बात करी जा रही है कि बिंदुसार 16वें महाजनपद को जीत गया था, ऐसा किसने कहा? तारानाथ। तारानाथ कौन थे? वो बौद्ध विद्वान थे। तो इस प्रकार हमने बिंदुसार को पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अशोक को। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी अशोक ही है। अगला इसमें पॉइंट ये है कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अवंती वर्तमान में कहाँ है? अवंती मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये मगध की राजगद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि मास्की एवं गोजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो अशोक का नाम अशोक था ऐसा किन अभिलेख को मिलता है? तो वो मिलता है मास्की और गुर्जरा अभिलेख। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक को अशोक वर्धन कहा गया पुराणों में। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग कहाँ था? वो है वर्तमान उड़ीसा में। और कलिंग की राजधानी तोशली पर अधिकार कर लिया था। तो कलिंग पर आक्रमण कब किया था? अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष पे किया था? और कलिंग की राजधानी क्या थी? तोशली। ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट है कि प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी थर्ड जिसको सेकंड जिसको कहते हैं, ने पाटलिपुत्र में डियानियस नाम का एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। तो जैसे बिंदुसार के दरबार में आया था डायमेकस, इसी तरह अशोक के दरबार में आया था डियानिसियस। ये आपको याद रखना, यहाँ से सवाल बन जाते हैं। अगला पॉइंट है कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु ने दी थी, उसी तरह अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। ये बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये वर्तमान बिहार में है। ठीक है, अगला है नोट यहाँ पे दिया हुआ है कि अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों के नागार्जुन गुफा दान की थी। ठीक है, अशोक का पोता था दशरथ, उसने आजीविकों को नागार्जुन गुफा दान कर दी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना। अगला पॉइंट है कि अशोक की माता का नाम शुभद्रागी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ये सब आपने पढ़ा होगा। अगला पॉइंट है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो अशोक ने ही किया था। अगला पॉइंट है कि अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइक लिपि चारों में लिखे गए हैं। तो अशोक के शिलालेख को लिखने के लिए किन किन लिपियों का प्रयोग हुआ? ब्राह्मी का, खरोष्टी का, ग्रीक का और अरामाइक का। अगला पॉइंट है कि ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से मिलते हैं, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से मिलते हैं और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिलते हैं। ये आपको याद रखना है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। मैंने कहा था ना अशोक बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो वहाँ से उसका पॉइंट भी था। अशोक के अभिलेखों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख, चौथा है गुहालेख। ठीक है। तो अगला पॉइंट है कि अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पात्रेडी पैंथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। कौन? शिलालेख। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। यहाँ से जेम्स प्रिंसेप से सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं। ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उसमें वर्णित विषय। यहाँ से अक्सर सवाल बन जाते हैं अशोक के अभिलेखों से। ठीक है। तो आपको ये याद रखने हैं सारे शिलालेख किस शिलालेख में कैसी बात करी गई है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है। तो हम यहाँ से देखने वाले हैं अशोक के शिलालेख। ओके। पहला शिलालेख। तो पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, ये आपको याद रखना। अशोक के दूसरे शिलालेख में इसमें क्या है, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। ठीक है। यानी कि अशोक के राज्यकाल में मनुष्यों के लिए और पशुओं के लिए दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था की उचित व्यवस्था की गई थी, ये आपको याद रखना। तीसरा अभिलेख अशोक का क्या कहता है कि इसमें राजकीय अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया था कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। ठीक है। और इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। अगला चौथा अभिलेख है, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना कि क्वेश्चन आएगा कि धम्म घोष की घोषणा किस अभिलेख में की गई, तो वो चौथे शिलालेख में की गई है। पांचवा शिलालेख क्या है कि इस शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख क्या कहता है, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां और आठवां जो शिलालेख वो एक साथ है और इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का जिक्र किया गया है। तो आपको ये याद रखना कि अशोक की तीर्थ यात्राओं का जिक्र किसमें है, तो ये 7वें और 8वें शिलालेख में है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 9वें शिलालेख पे आ गए हैं। 9वें शिलालेख में क्या है, इसमें सच्ची भेंट, 9वें शिलालेख में क्या है, इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख क्या कहता है, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11वां शिलालेख क्या कहता है कि इसमें धम्म की शिक्षा दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं जिसको इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो आपको ध्यान देना है। पूछेंगे वो आपसे धम्म की घोषणा, तो मैंने ऊपर आपको बताया, और यहाँ पे धम्म की व्याख्या अगर बात की जाएगी तो वो हो जाएगा 11वें शिलालेख में। 12वें शिलालेख में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वें शिलालेख में इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, ये कई बार एग्जाम में आया है, और इसी में अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पे बना है कि जो 13वां शिलालेख है, क्वेश्चन ये बनता है कि अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में, तो वो 13वें शिलालेख में। ठीक है। अगला 14वां शिलालेख और अंतिम शिलालेख है। इसमें क्या है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने अशोक के सारे शिलालेख देख लिए। अब हम अशोक के बारे में कुछ अन्य तथ्यों को देखते हैं। अगला पॉइंट ये है कि अशोक के स्तंभ लेख, हमने ऊपर देखे शिलालेख, अब आएगा स्तंभ लेख। शिलालेख क्या होता है, जो बड़े बड़े पत्थर शिलाएं होती हैं उनके ऊपर जो लेख लिखवाए गए। स्तंभ लेख जो स्तंभ पिलर बना करके लिखवाए गए, ठीक, वो होते हैं। तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, तो वो 7 है। ठीक है। और जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं। तो आपको ये याद रखना, ऊपर हमने शिलालेख देखे जो कि 14 थे, और अगर स्तंभ लेखों की बात करें अशोक के तो वो 7 हैं। और आपको ये याद रखना कि अशोक के स्तंभ लेखों की भाषा क्या थी, तो वो केवल और केवल ब्राह्मी लिपि थी। लेकिन शिलालेख हमने ऊपर देखा वो केवल ब्राह्मी लिपि नहीं थे, वो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक सारी लिपियों में थे। ठीक है। और ये जो 7 अभिलेख हैं, सॉरी हाँ 7 स्तंभ लेख हैं, ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए। वो स्तंभ कौन से हैं मैं आपको दिखाता हूँ। नंबर 1, प्रयाग स्तंभ लेख, जिसको प्रयाग प्रशस्ति को बोलते हैं। ठीक है। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करा दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको अकबर ने इलाहाबाद के किले में कर दिया था, कौशाम्बी से हटा करके। दूसरा है दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा का स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। इन लोगों ने इसको विस्थापित कर दिया था। तीसरा है दिल्ली मेरठ अभिलेख। यह पहले मेरठ में स्थित था, इसको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले करके आ गया था। ठीक है। ये भी आपको याद रखना। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ दोनों को वहाँ
मेरठ से हटा करके कहाँ ले आया था, ये दिल्ली ले आया था। चौथा है रामपुरवा का स्तंभलेख, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह स्तंभलेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की थी। ये बीपीएससी जो लोग एग्जाम देते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। पांचवा है लौरिया असेरास, ये भी चंपारण बिहार में है, ये भी बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। और छठा है लौरिया नंदनगढ़, ये भी चंपारण बिहार में है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। हम अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे कि रानी का अभिलेख किसको कहते हैं, तो कौशाम्बी अभिलेख को। अगला पॉइंट है कि अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रुम्मिनदेही का अभिलेख है, ठीक है। कौन सा स्तंभलेख है, रुम्मिनदेही का अभिलेख। और इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक के द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई थी, ठीक है। और अशोक का 7वां जो अभिलेख है वो सबसे लंबा है। सबसे लंबा स्तंभ अशोक का कौन सा है, तो वो 7वां अभिलेख है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक ने क्या कहा था कि सारी प्रजा मेरी बच्चे के समान है, तो ये किसमें, ये प्रथम अभिलेख में ऐसा कहा गया था। अगला पॉइंट है कि अशोक का शारेकुना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरामाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट कि साम्राज्य में मुख्यमंत्री को पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। तो क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि उपधा परीक्षण क्या होता है, तो उपधा परीक्षण होता है जिसमें जो पुरोहित रखा जाता था और मुख्यमंत्री, इनकी नियुक्ति, इनको जो जांच पड़ताल होती थी उसको उपधा परीक्षण कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। ये कॉमन पॉइंट है। अगला है कि अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महापात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा, कई बार जो टर्मिनोलॉजी होती थी उनसे सवाल पूछे जाते थे। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि अर्थशास्त्र में चर किसको कहा गया, तो चर जो है वो जासूस को कहा गया था। अगला पॉइंट है कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। याद रखना, अशोक के समय 5 प्रांत थे और प्रांतों को चक्र कहा गया था। अगला पॉइंट है कि प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। नेक्स्ट है कि प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन थे। अगला पॉइंट है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इतने सारे पॉइंट में यही इंपॉर्टेंट, और जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था, क्योंकि प्रशासनिक इकाइयों से सवाल बनते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई ग्राम और इसका मुखिया ग्रामीण था, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर प्रशासनिक इकाइयों से है, और ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप होता था, गोप, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था, ठीक है। आपको याद रखना, प्रशासक जो होते थे उसमें गोप था सबसे छोटा, और एक गोप के अंडर में 10 विलेज आते थे। अगला पॉइंट है कि मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। नेक्स्ट हम पॉइंट पे देखते हैं। नेक्स्ट है कि बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। यानी कि आप सोच के देखिए, अशोक के राज्य में जो बिक्री कर नहीं देते थे, उसको बचाते थे, उनको मृत्यु दंड दे दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा कि एग्रोनोमाई क्या था, तो एग्रोनोमाई जो था प्रशासन में, वो मार्ग अधिकारी था, मार्ग निर्माण अधिकारी था, जो रास्ते वगैरह बनते थे, ठीक है। अगला है कि जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक थे और 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। नेक्स्ट है प्लूटार्क और जस्टिन एक ही था, याद रखना है आपको। और इनके अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में, अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था, मतलब उत्तर भारत को जीता था। अगला पॉइंट है कि युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। नेक्स्ट है कि सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। अगला है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। तो महामात्य सर्प कौन था, ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। अगला पॉइंट है कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। ये सब टर्म आपको याद रखने हैं, और किस में कहा गया, अर्थशास्त्र में।
तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। अगला पॉइंट है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। तो क्वेश्चन अगर यह है कि राजुक क्या था अशोक के समय में, तो राजुक जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश होते थे। अगला है कि सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार यही आया है कि सीता भूमि क्या थी, वो सरकारी भूमि थी, जिसको हम पंचायत की भूमि कह देते हैं आज के समय में, उसको अशोक के समय में सीता भूमि कहा जाता था। अगला पॉइंट है कि बिना वर्षा के अच्छे खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, अदेव मात्रक क्या था, जहाँ पे भूमि इतनी अच्छी थी कि बिना वर्षा के ही अच्छी पैदावार होती थी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। एक दार्शनिक, एक किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक और छठा 7वां सभासद। क्वेश्चन जो अभी तक के एग्जाम में ROR या यूपी पीसीएस वगैरह में पूछे गए हो, तो सिर्फ ये पूछा गया कि मेगस्थनीज ने मौर्य काल में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है। तो मेगस्थनीज ने, याद रखना आपको, 7 वर्गों में विभाजित कर रखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है कि स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। तो अगर कोई महिला स्वतंत्र रूप से, यानी कि उस पर कोई बाहरी दबाव नहीं है, और अगर वो वेश्यावृत्ति करती थी तो उसका रूपा जीवा कहलाती थी। तो क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि रूपा जीवा क्या थी, तो वो वेश्या होती थी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा परवतक से सहायता प्राप्त की थी। ये आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंद वंश हम लोग अभी तक यही पढ़ते कि चंद्रगुप्त ने खुद ही पराजित किया था चाणक्य की मदद से, लेकिन नहीं, उन्होंने कश्मीर के राजा परवतक से भी सहायता ली थी। ठीक है, तो इस प्रकार अब मौर्य शासन अंत होता है लूशियन की किताब में। और मौर्य शासन ने 137 वर्षों तक टोटल शासन किया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य था, और बिंदुसार था, फिर अशोक था, और मौर्य वंश का अंतिम शासक फिर बृहदत्त हुआ था। और बृहदत्त की हत्या कर दी थी इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, और 185 ईसा पूर्व में इसने उसकी हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा और शुंग वंश की नींव डाली। यानी कि पुष्यमित्र सिंह, जो कि बृहदत्त का सेनापति था, उसने बृहदरथ की हत्या कर दी। बृहदत्त कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था, और फिर इसने शुंग वंश की नींव डाली। शुंग वंश कौन था? शुंग ये जो था पुष्यमित्र शुंग, ये मूलतः ब्राह्मण था। ठीक है, तो यहाँ से इसने शुंग वंश या ब्राह्मण वंश की नींव डाली। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ब्राह्मण साम्राज्य से इसकी शुरुआत करेंगे, जिसकी कि पुष्यमित्र सिंह ने नींव डाली। लेकिन मैं इस वीडियो को वाइंड अप करूँ उससे पहले, आपने देखी बहुत सारी लूसेंट की किताब में सारणियाँ दी होती हैं, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और वहाँ से सवाल भी कई बार बनते हैं। ठीक है, तो हम उन सारणियों को देख लेते हैं वीडियो वाइंड अप करने से पहले। ठीक है, सबसे पहले मौर्य प्रांत दिए हुए हैं और उनकी राजधानी दी हुई, तो आपको याद रखना है, कई बार यहाँ सवाल बनते हैं। तो मौर्य प्रांत एक तो था उत्तरापथ, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला आप समझ रहे हैं, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ती है, यानी कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार पाकिस्तान तक था, और वहाँ यहाँ तक कि अफगानिस्तान वाला एरिया भी इसमें शामिल होता था। अवंती राष्ट्र एक प्रांत था, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। अवंती कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में। फिर कलिंग, कलिंग की राजधानी तोशली थी, और कलिंग वर्तमान में कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। दक्षिणापथ, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी, ये वर्तमान में कर्नाटक के आसपास पड़ती है। और पाशी या पूर्वी प्रांत, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि स्वयं मगध या बिहार था। तो आप देख रहे हैं मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था। तो खैर, ये प्रांत और उसकी राजधानी है। अगला हम अर्थशास्त्र में वर्णित हम पवित्र तीर्थों को देख लेते हैं। तीर्थ इन द सेंस कौन से वो किस पद पे था, उसको इसमें कहा गया है तीर्थ। ठीक है, तो पहला था मंत्री, मंत्री को प्रधानमंत्री बोलते थे। पुरोहित कौन था? पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज राजपुत्र होते थे। दौवारिक राजकीय द्वार रक्षक होते थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा, तो उस पर आपको फोकस करना। ठीक है, जैसे अंतःपुर का अध्यक्ष जो था, वो अंतर वैदिक होता था। समाहर्ता आय का संग्रह करता होता था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष था, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रशासता कारागार का अध्यक्ष था। प्रदेष्टि कमिश्नर होते थे। पौर नगर का कोतवाल होता था, ये याद रखेंगे आप, नगर का कोतवाल कौन था? पौर। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। कार्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। मंत्री परिषद को अध्यक्ष बोलते थे, और दंडपाल को सेना का सामान एकत्र करने वाला होता था।
तो सेना का सामान एकत्र करने वाला कौन था? वो दंडपाल था। ठीक है, अगला है दुर्गपाल, इसको दुर्ग रक्षक कहते थे। अंतःपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रशासनिक समिति एवं उनके कार्य क्या होते थे। तो ये 6 समितियां बनी थी, आप हमने ऊपर देखा था। पहली समिति उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करती थी। दूसरी समिति विदेशियों की देखरेख करती थी। तीसरी समिति जन्म मरण का विवरण रखती थी। चतुर्थ जो समिति थी वो व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करती थी। निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण पंचम करती थी। और छठी समिति बिक्री कर वसूल करती थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसको ज़्यादा ध्यान देके मत पढ़ें, स्किप कर दें, यहाँ से सवाल नहीं बनेंगे। अगला क्वेश्चन है समिति और उनके कार्य। ये सैन्य समितियां हैं, ऊपर वाली और कॉमन समितियां थी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, लेकिन इन समितियों से सवाल नहीं बनते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको देखने की ज़रूरत नहीं, फालतू की चीज़ है। ठीक है, आप उतना ही पढ़ें जहाँ से सवाल बनेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं, और अगले वीडियो में हम और ब्राह्मण साम्राज्य देखेंगे और भारत के यवन राज्य, जिसमें शक, कुषाण, पहलव, हिंद, यूनानी, इन सबको हम देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए, आपको अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसी वीडियो को उसको देखते रहिए। And thank you so much for watching.